नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो जानकारी ये मिल रही है कि वजाहत खान लापता हो गया है। उसके ऊपर 2 एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई हैं। एक असम में हुई है, एक कोलकाता में हुई है और एक सूचना मिल रही है कि उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। कौन है ये वजाहत खान? वजाहत खान की ही एफआईआर पर शिकायत पर कोलकाता पुलिस ने 1500 किलोमीटर चलकर के गुड़गांव से शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया था। शर्मिष्ठा 4th ईयर की लॉ की स्टूडेंट है, पुणे की। परिवार के साथ गुड़गांव में रह रही थी और यहां से उसे कोलकाता पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। उसकी गिरफ्तारी को लेकर के भी उसको न्यायिक हिरासत में भेजे जाने तक की प्रक्रिया पर भी अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी की गई कि उसने विवादित वीडियो के कुछ आपत्तिजनक अंश समेत पूरी वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दिया था और केवल डिलीट नहीं किया था, उसके लिए माफी भी मांग ली थी कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं जो उसका पर्पज नहीं था तो वो उसके लिए माफी मांगती हैं। इसके बावजूद उसके खिलाफ कोलकाता में एफआईआर भी दर्ज होती है, कराई जाती है, इंटेंसली कराई जाती है। उसके बाद उसकी अरेस्टिंग भी होती है। उसको गुड़गांव के कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ के जज ने जो ट्रांजिट रिमांड पर उसे कलकत्ता पुलिस को सौंपा, उसको लेकर के भी कुछ तकनीकी सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने उठाए हैं। उनका कहना है कि उनको ट्रांजिट बेल भी दी जा सकती थी और उनको कुछ समय दिया जा सकता था कि 1 सप्ताह के भीतर आप वहां की अदालत में या वहां की पुलिस के सामने जाकर के आप सरेंडर कर दीजिए। तब तक वो अपनी तैयारी कर लेती, वकील जो करना है उसको कर लेती, तमाम दूसरी चीजें होती हैं और कुछ अगर उसको कहना है तो उसकी तैयारी कर लेती, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उसको ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया गया। वहां उसको कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या शर्मिष्ठा पनोली का इतना बड़ा कसूर था कि उसको इस तरीके से कलकत्ता पुलिस आकर के गुड़गांव से गिरफ्तार करके ले जाए, हरियाणा से गिरफ्तार करके ले जाए। उस पर जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उनका कुल लबोलुआब ये है कि एक दूसरे समुदाय के बीच में वैमनस्य पैदा करना और दूसरे समुदाय के बारे में भड़काऊ बयान देना या इस तरह की जो दूसरी धाराएं होती हैं। कहीं कोई शांति भंग तो हुई नहीं, दो समुदायों के बीच में किसी तरह की अशांति भी नहीं देखने को मिली, तनाव भी देखने को नहीं मिला। फिर भी वो उनको लेकर के गए और वहां की कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जिसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, वजाहत खान, इसके पिता सआदत खान, उसके ट्विटर अकाउंट और दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर जब इंस्टाग्राम पर दूसरी जगह जाकर के देखा गया तो जो आरोप उसने एफआईआर में शर्मिष्ठा पर लगाए थे उससे भी गंभीर आरोपों में तो वो खुद घिरा हुआ मिला। उसने हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कह रखी हैं। उसने मंदिरों के बारे में, त्योहार के बारे में, हिंदू महिलाओं के बारे में बहुत आपत्तिजनक बातें अपने ट्विटर अकाउंट पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर कह रखी हैं। और इसके बाद ही दिल्ली में 2 एफआईआर उसके खिलाफ हुई।
एक असम में हुई, क्योंकि कामाख्या मंदिर के बारे में, कामाख्या देवी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक, बल्कि निचले स्तर की जो है उसने अपने अकाउंट पर टिप्पणियां कर रखी थी। और उसके बाद फिर ये हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि असम पुलिस वजाहत खान को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो चुकी है। अब हम देखेंगे, और वो जाकर के पश्चिम बंगाल की सरकार से अनुरोध करेगी कि वो उसको हिरासत में ले दे, और उसके बाद फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जो ये सूचना आ रही है कि कोलकाता में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और जो ये मामला दर्ज कराया है कोलकाता में, ये श्रीराम स्वाभिमान परिषद की ओर से गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ उसने अपमानजनक बातें कही हैं, भड़काऊ टिप्पणी का आरोप उस पर लगा है, वजाहत पर देवी देवताओं, मंदिरों, त्योहारों का मजाक उसने उड़ाया है, और समुदायों में तनाव पैदा करने की कोशिश की। अब दो तरह की बातें चल रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोलकाता में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसका मकसद ये हो कि दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस या असम पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करने के लिए आए तो ये कह करके उसकी गर्दन को बचाया जाए कि कोलकाता में भी उस पर एफआईआर है, और पहले उसको यहाँ की अदालत में पेश किया जाएगा या गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी है, इसकी आशंका है। दूसरे ये है कि चूंकि श्रीराम स्वाभिमान परिषद नाम से ये एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये भी अब कहा जा रहा है कि ये कोई हिंदू संगठन ही होगा जिसकी भावनाएं आहत हुई और उसने एफआईआर दर्ज कराई। जो मीडिया के लोग हैं वो जब उसके घर गए वजाहत के, तो इनके पिता सादत का कहना ये है कि रविवार की रात से ही उसको देखा नहीं गया है, यानी वो गायब है, लापता हो गया है। कहाँ है, कहाँ अंडरग्राउंड हुआ है और क्यों भागा है? अगर इतना ही दूध का धुला हुआ था, और अगर उसको ये लगा कि शर्मिष्ठा पनोली ने जो वीडियो डाली थी और जो बाद में डिलीट भी कर दिया, जिसके लिए माफी भी मांगी, कि अगर उसके वीडियो से समाज में तनाव फैलेगा या अशांति होगी या दंगे फसाद होंगे, अगर उसे लग रहा था तो उसे तो अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए था कि उसने जो टिप्पणियां कर रखी हैं हिंदू देवी देवताओं पर, मंदिरों पर, त्योहारों पर और महिलाओं पर, हिंदू महिलाओं पर, तो उससे कितना बड़ा तनाव फैल सकता है, सामाजिक एक विश्वमन हो सकता है दो समुदायों के बीच में, ये उसने नहीं देखा। और पुलिस ने भी उसकी ना तो सोशल मीडिया अकाउंट और ना ही उसकी संभवतः हिस्ट्री चेक की। अब ये सही है या गलत कि उसके खिलाफ पहले से ही 2 एफआईआर हैं, 2 मामले हैं, तो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति की एफआईआर पर या शिकायत पर 1500 किलोमीटर दूर आकर के आप किसी फोर्थ ईयर की लॉ स्टूडेंट को गिरफ्तार कर रहे हैं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं, उनके रहते हुए एक युवती को इस तरीके से हरेस किया जाए, गिरफ्तार किया जाए, न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, जो कोलकाता के लिए भी, पश्चिम बंगाल के लिए भी, वहाँ की कोर्ट के लिए, वहाँ की लैंग्वेज को लेकर के वो अनजान है और नई है एक तरीके से। अब कैसे वो वकील किए किए गए होंगे और कैसे वो केस लड़ने की व्यवस्था वहाँ उनका परिवार कर रहा होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो इनके पिता हैं वजाहत के, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो धर्मनिरपेक्ष है, वो तो कभी आपत्तिजनक बातें कर ही नहीं सकता है। तो ये जो सेक्युलर ब्रिगेड के नाम पर और जो तमाम चीजें की जाती हैं और जिस तरीके से
हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, जानबूझ करके किया जाता है, ये किसी से दबा छिपा है नहीं। और ये भी इनके पिता का कहना है, दलील है बल्कि मैं कहूँगा कि साहब उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया होगा और उस पर इस तरह की आपत्तिजनक बातें हिंदू देवी-देवताओं के बारे में, मंदिरों के बारे में और महिलाओं के बारे में किसी ने लिख दी होगी मेरे बेटे को हँसाने के लिए। अब ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जो हैं वो खड़ी हो गई हैं। अश्विनी उपाध्याय का मैं ज़िक्र कर रहा था कि उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना ये है कि हमारे देश में कई बार लगता है कि हेट स्पीच और फ्रीडम स्पीच के बीच में अ, अंतर ही जैसे खत्म कर दिया गया है। जो फ्रीडम स्पीच है, उसको तो हेट स्पीच के रूप में लिया जा रहा है और गिरफ्तारियां की जा रही है और जो एक्चुअल में हेट स्पीच करते हैं, उसको फ्रीडम स्पीच का दर्जा देकर के उसको अभयदान दे दिया जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं, उनका कहना ये है कि क्या एफआईआर दर्ज करना ठीक था? और एक्शन जो हुआ है उस पर, शर्मिष्ठा पर, क्या ये देखा गया पुलिस के द्वारा कि उसकी एक्चुअल में इंटेंशन क्या थी? दूसरा उन्होंने कहा कि क्या एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी इतनी ज़रूरी हो गई थी कि एफआईआर हो और उसके तुरंत बाद जो है, फिर उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाए? और जो गुड़गाँव के जज साहब हैं, उनको ट्रांजिट रिमांड पर देने की जल्दी थी। ट्रांजिट बेल पर भी उसको 6-7 दिन का, 10 दिन का मौका दिया जा सकता था। फिर कोलकाता के जज ने भी उनको बेल देने के बजाय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह चुका है कि बेल जो है वो रूल है और जेल भेजा जाना एक्सेप्शन होता है। तो क्या ये ऐसा केस था कि जिसमें एक 4th ईयर की लॉ स्टूडेंट को, और जिसने माफ़ी माँग ली, जिसने अपना वीडियो डिलीट कर दिया, उसको जेल भेजना जो है वो ज़रूरी हो गया था? सवाल ये उठ रहे हैं कि जो उसका 6-7 मिनट का वीडियो था, वो उसने बनाया क्यों था? उसके पीछे उसका हेतु क्या था? मकसद क्या था? और इसमें ये जानकारी दी गई है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में 26 हिंदुओं का उनकी पत्नियों और बच्चों के सामने आतंकवादियों ने कत्ल किया, गोली मार करके हत्या कर दी। उस पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने किया, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के लगभग हर समुदाय के लोगों के रिएक्शन थे। यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, वहाँ के एक्टर हों, वहाँ के दूसरे पत्रकार हों, वहाँ के नेता हों, अलग-अलग क्षेत्रों के वकील हों, जो भी हों, उनके सबके बयान आ रहे थे। अलग तरीके से वो रिएक्ट कर रहे थे। हमारे यहाँ एक बड़ा वर्ग है, जो उसका जवाब भी दे रहा था, जो पाकिस्तान से बयानबाज़ी हो रही थी। वहाँ की सरकार के द्वारा जो बयानबाज़ी हो रही थी, उसका भी रिएक्शन। लेकिन ख़ास तौर से जो बॉलीवुड है, उसके जो 3-4 खान हैं, और केवल खान के बारे में बात नहीं की थी शर्मिष्ठा ने, उसका कहना ये था कि अमिताभ बच्चन से लेकर के शायद अक्षय कुमार का नाम भी लिया था, ये सब भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी खामोशी पर बात करते-करते करीब 20-25 सेकंड का एक बीच में एक पेंच आता है, जहाँ पर उसकी ज़बान फिसली और संभवतः उसको इस बात का ज्ञान हो गया, भान हो गया कि उससे गलती हो गई। जिस तरह के रिएक्शन आए, और उसके बाद उसने माफ़ी भी माँगी और वो वीडियो डिलीट भी कर दिया। तो सवाल ये उठ रहा है कि उसकी इंटेंशन क्या किसी समुदाय को गाली देने की थी? या समाज में वैमनस्य पैदा करने की थी? या हमारे यहाँ जो चुप्पी साधे बैठे हुए लोग हैं, ख़ास तौर से बॉलीवुड के लोग,
उन पर कटाक्ष करने की थी, उनको नसीहत देने की थी, उनकी गैरत को ललकारने की थी। और अगर इंटेंशन केवल ये थी कि बॉलीवुड के जो चुप बैठ जाते हैं ऐसी घटनाओं पर, ये खान बंधु और नॉन खान बंधु भी, तो उनको नसीहत दी जाए कि आप ऐसी घटनाओं पर अगर चुप बैठ जाते हैं तो इसका कितना गलत मैसेज जाता है। तो ये प्रमुख सवाल थे। लेकिन जिसने ये एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसकी वजह से उस लड़की की गिरफ्तारी हुई, उसको 1500 किलोमीटर दूर लेकर के गई बंगाल पुलिस और फिर उसको जेल भेज दिया। वो एफआईआर दर्ज कराने वाला एक संगठन चलाता है, फाउंडेशन चलाता है वहां पर, उसमें सह अध्यक्ष है और उसकी खुद की पृष्ठभूमि क्या है, वो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर किस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहा है, इसको लेकर के अब उसकी भी घेराबंदी हो चुकी है। कई जगहों पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अब पुलिस रवाना हो रही है। असम की पुलिस तो रवाना हो चुकी है, लेकिन वो अब ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग गायब हुए हों। और इसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।